हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल बायोस्टडी। गाइस, कैसे हैं आप लोग? आई होप आप लोग सब अच्छे हैं। आज हम नया चैप्टर स्टार्ट करने वाले हैं, चैप्टर नंबर 11, दैट इज बायोटेक्नोलॉजी प्रिंसिपल्स एंड प्रोसेसेस का पार्ट नंबर 1। राइट, देखिए इस चैप्टर में हम लोग, जैसे कि नाम से पता चल रहा है कि बायोटेक्नोलॉजी पे बेस्ड क्या क्या प्रिंसिपल्स हैं वो पढ़ेंगे और उससे रिलेटेड क्या क्या प्रोसेसेस हैं वो पढ़ेंगे हम। ठीक है, तो इसमें सबसे पहले हम लोग देखेंगे कि डेफिनेशन क्या है बायोटेक्नोलॉजी की। राइट, सेकंड यहाँ पे आ जाएगा प्रिंसिपल्स क्या हैं, प्रिंसिपल्स ऑफ बायोटेक्नोलॉजी। उसमें दो चीज़ें हैं, वो दो चीज़ें क्या हैं? बायो प्रोसेस इंजीनियरिंग और जेनेटिक इंजीनियरिंग। ठीक है, ये हम लोग आज इस वीडियो में पढ़ने वाले हैं। अच्छा, इसके बाद में हम लोग देखने वाले हैं कि रिकॉम्बिनेंट डीएनए जो बनाया गया था रिकॉम्बिनेंट टेक्नोलॉजी की हेल्प से, तो फर्स्ट टाइम वो कैसे बनाया गया था, वो टेक्नोलॉजी को हम यहाँ पे डिस्कस करने वाले हैं। ठीक है, इसमें प्लाज्मिड आ जाएंगे, इसमें रेस्ट्रिक्शन एंजाइम्स की हेल्प लगेगी, तो वो सारा कंसेप्ट हम अपना इसमें क्लियर करेंगे। अच्छा, उसके बाद जो आज का लास्ट टॉपिक होगा वो यही होगा कि टूल्स क्या क्या लगते हैं। ठीक है, टूल्स ऑफ रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी। ठीक है, जो भी टूल्स लगे हैं यहाँ पे, जितने भी औजारों की ज़रूरत है वो यहाँ पे क्या क्या लगे हैं वो हम लोग इसमें देखने वाले हैं। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं गाइज। अगर आप लोग नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, बायोस्टडी फैमिली का आप लोग हिस्सा बन जाइए फटाफट से। और अगर आप लोगों ने पहले की वीडियोज़ को नहीं देखा है तो आप लोग जाके पहले की वीडियोज़ को भी देखें। देखिए, बायोटेक्नोलॉजी जो टर्म है, बायो मीन्स क्या है? बायो मीन्स जो लिविंग सिस्टम को, लिविंग सेल्स को यूज करके, ठीक है, टेक्नोलॉजी प्लस में बायो सेल्स या फिर उनके कंपोनेंट्स को, पार्ट्स को, सिस्टम को यूज करके अपने यूज के लिए, मतलब ह्यूमन के भले के लिए, जो ह्यूमन बीइंग है, हम जैसे लोग हैं, उनके लिए प्रोडक्ट्स बनाए गए। ठीक है, हमने क्या किया, बायोटेक्नोलॉजी का हेल्प लिया और हमने प्रोडक्ट्स को, प्रोसेसेस को बनाना शुरू किया। ठीक है, जैसे कि अगर बात करते हैं ओल्ड बायोटेक्नोलॉजी है और मॉडर्न बायोटेक्नोलॉजी है। देखो, ओल्ड में क्या आ गया, पहले ट्रेडिशनल चीज़ें क्या चलती थी, जैसे वाइन का फर्मेंटेशन चल रहा है। ठीक है, उसके बाद में फिर लैक्टिक एसिड का बनाया गया, लैक्टिक एसिड से फिर कर्ड बनाया गया, योगर्ट बनाया गया, तो ये सारी चीज़ें चली ओल्ड में। राइट, अब मॉडर्न बायोटेक्नोलॉजी में क्या आ गया, मॉडर्न में आ गया भाई एंटीबायोटिक्स बनाई गई, वैक्सीन्स बनाई गई, नई नई चीज़ें बनाई गई, क्रॉप एग्रीकल्चर फील्ड जो है उसको एनहेंस किया गया। तो ये सारी चीज़ों का यूज़ किया गया बायोटेक्नोलॉजी हेल्प की वजह से। ठीक है, अब देखो ये जो टर्म थी बायोटेक्नोलॉजी, ये कार्ल रेकी ने इसको फाउंड किया। ठीक है, मतलब इसको कॉइन किया। सबसे पहले बायोटेक्नोलॉजी टर्म देने वाला जो इंडिविजुअल था वो था कार्ल रेकी। ठीक है, इन्होंने ये टर्म दी। अब देखो बायोटेक्नोलॉजी जो है ना, उसका क्या मतलब है? बायोटेक्नोलॉजी ऐसी टेक्निक्स के साथ में डील करता है जहाँ पे माइक्रो ऑर्गेनिजम्स को यूज़ किया जाता है, प्लांट्स को यूज़ किया जाता है, एनिमल सेल को यूज़ किया जाता है, एंजाइम्स को यूज़ किया जाता है। ठीक है, और क्या किया जाता है, इससे प्रोडक्ट्स का प्रोडक्शन किया जाता है, मतलब इससे प्रोड्यूस किए जाते हैं प्रोडक्ट्स। ठीक है, और प्रोसेसेस जो कि यूज़फुल होते हैं ह्यूमन बीइंग के लिए। ठीक है, बायोटेक्नोलॉजी जो है टेक्निक्स को यूज़ करता है। अब बायो वर्ड है तो पूरा लिविंग चलेगा। ठीक है, माइक्रो ऑर्गेनिजम्स यहाँ पे आ गए, उनके कंपोनेंट्स आ गए, पार्ट्स आ गए। ठीक है, ये सारी चीज़ों का यूज़ किया और फिर हमने क्या बनाया, हमने प्रोडक्ट्स को बनाया, हमने प्रोसेसेस को बनाया ताकि ह्यूमन बीइंग का भला हो जाए। ठीक है, ताकि यूज़फुल हो ह्यूमन बीइंग के लिए। ठीक है, अपने हिसाब से हमने मॉडिफिकेशंस किए हैं। राइट, अब देखो EFB, इसका ध्यान से समझो, यूरोपियन फेडरेशन ऑफ बायोटेक्नोलॉजी। जो ये फेडरेशन है, यूरोपियन फेडरेशन ऑफ बायोटेक्नोलॉजी, इसके अकॉर्डिंग बायोटेक्नोलॉजी क्या है? देखो बहुत ध्यान से समझना है, बहुत इजी है। इंटीग्रेटेड यूज होता है। इंटीग्रेटेड का मतलब क्या होता है, जॉइन फॉर्म होती है। ठीक है, मतलब क्या है, ये मिलनसार होता है। ठीक है, जॉइन फॉर्म होती है। जॉइन किस चीज़ की जॉइनिंग हो रही है यहाँ पे? यहाँ पे जॉइनिंग हो रही है बायोकेमिस्ट्री की, माइक्रोबायोलॉजी की,
इंजीनियरिंग साइंसेज की यहाँ पे क्या है, ज्वाइनिंग हो रही है, ठीक है। इन ऑर्डर टू अचीव, क्या अचीव करने के लिए, टेक्नोलॉजिकल एप्लीकेशंस, ऑर्गेनिज्म कितने कैपेबल हैं उनकी कैपेबिलिटीज को देखने के लिए, ठीक है। कल्चर टिश्यूज, उनके सेल्स को यूज किया गया, पार्ट्स को यूज किया देयर ऑफ, ठीक है। माइक्रो ऑर्गेनिजम्स की सेल्स को, टिश्यूज को, पार्ट्स को, कंपोनेंट्स को यूज किया गया, उनकी कैपेबिलिटीज को देखा गया कि हाउ मच दे आर एफिशिएंट टू प्रोड्यूस समथिंग यूजफुल, ठीक है। क्या क्या यूज है यहाँ पे, बायोकेमिस्ट्री का यूज है, माइक्रोबायोलॉजी का यूज है, इंजीनियरिंग साइंसेस का यूज है, ठीक है। तो ये इंटीग्रेटेड यूज आ जाएगा। अच्छा, इस डेफिनेशन में आपको 4-5 वर्ड्स तो लिखने ही लिखने हैं। बायोकेमिस्ट्री लिखना है, माइक्रोबायोलॉजी लिखना है, इंजीनियरिंग साइंसेस लिखना है, ठीक है। कैपेबिलिटीज ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म लिखना है और उनके सेल, पार्ट, कंपोनेंट, ये चीजें लिखनी है, ठीक है। और क्या अचीव करने के लिए, हमें अचीव करना है ताकि हम यूजफुल प्रोडक्ट्स को बना सके, राइट। क्लियर हुआ गाइज आप लोगों को ये। बायोटेक्नोलॉजी, भाई बायोटेक्नोलॉजी के क्या क्या प्रिंसिपल्स हैं, ठीक है, उससे क्या क्या यूजफुल प्रोडक्ट्स बनाए गए, क्या क्या टेक्निक्स को यूज किया गया, ये हम लोग इसमें देख रहे हैं। देखो इसमें 2 मेन चीजें हैं, जेनेटिक इंजीनियरिंग और दूसरा है केमिकल इंजीनियरिंग, या फिर इसको बायो प्रोसेस इंजीनियरिंग के नाम से भी जाना जाता है, ठीक है, बायो प्रोसेस इंजीनियरिंग। देखो जेनेटिक इंजीनियरिंग नाम है, जेनेटिक इंजीनियरिंग का क्या मतलब है, इंजीनियरिंग का मतलब तो यही होगा कि उसकी केमिस्ट्री को ऑल्टर करना, मतलब मॉडिफिकेशंस करना, ठीक है, किसके अंदर, जेनेटिक मटेरियल के अंदर। अब जेनेटिक मटेरियल सब आप लोग सब जानते हैं कि या तो डीएनए होता है या फिर वो आरएनए होता है, ठीक है, या तो वो डीएनए होगा या फिर वो आरएनए होगा। अब आरएनए या फिर डीएनए के साथ में क्या किया गया, उसकी केमिस्ट्री को ऑल्टर किया गया, उसके बाद में क्या किया, उसको होस्ट ऑर्गेनिज्म के अंदर इंट्रोड्यूस कर दिया, ठीक है। क्या किया, देखो वो टेक्निक्स जिसमें ऑल्टर किया जाए केमिस्ट्री ऑफ द जेनेटिक मटेरियल दैट इज डीएनए एंड आरएनए, ठीक है, उसके बाद में उसको इंट्रोड्यूस किया होस्ट ऑर्गेनिज्म में। देखो 2 चीजें होती हैं, एक होता है डोनर। डोनर क्या करता है, अब जैसे यहाँ पे ये एक सीक्वेंस है, ठीक है, ये डीएनए की एक सीक्वेंस है, हमने पर्टिकुलर ये वाली सीक्वेंस निकाल ली, हमने पर्टिकुलर ये वाली सीक्वेंस को यहाँ पे निकाल लिया है। तो डोनर का काम क्या है, डोनर का काम है देना, ठीक है, डोनर का काम है देना। अब होस्ट ऑर्गेनिज्म क्या होगा, होस्ट ऑर्गेनिज्म एक ऐसा ऑर्गेनिज्म होगा जिसके अंदर हम अपना मनचाहा डीएनए डालेंगे ताकि वो उसकी मल्टीपल कॉपीज को बना सके, ठीक है। यहाँ पे जैसे सबसे कॉमन है ई कोलाई, ठीक है, ई कोलाई एक होस्ट ऑर्गेनिज्म है, इसके अंदर हमने डाल दिया। अब यहाँ पे जो ये डीएनए है जो हमें चाहिए उसकी बहुत सारी कॉपीज बना देगा ये रेप्लिकेट करके, ठीक है। तो बेसिकली जेनेटिक इंजीनियरिंग में क्या किया जाता है, डीएनए आरएनए को मॉडिफाई किया जाता है, ठीक है, मॉडिफिकेशन करने के बाद में होस्ट में ट्रांसफर कर दिया जाएगा। अब होस्ट में ट्रांसफर करने के बाद में आपको जो भी यूजफुल प्रोडक्ट उससे बनाने होंगे वो आपको मिल जाएंगे, ठीक है। अब क्या होगा, चेंज द फिनोटाइप ऑफ द होस्ट ऑर्गेनिज्म। अब जेनेटिक मटेरियल को मॉडिफाई किया है तो फिनोटाइप भी चेंज हो जाएगा होस्ट ऑर्गेनिज्म का, ठीक है। फिनोटाइप का मतलब क्या होता है, ऑब्जर्वेबल कैरेक्टर्स, जैसे कि मेंडेलियन कैरेक्टर्स में हम लोगों ने देखा था पोड का कलर येलो है, ग्रीन है, सीड का कलर ग्रीन है, येलो है, ये सारी चीजें ऑब्जर्वेबल कैरेक्टर्स, जो चीज आप देख के पता लगा सके, ठीक है, जैसे कि हाइट, कलर क्या है, ये सारी चीजें होती है फिनोटाइप के अंदर, ठीक है। तो फिनोटाइप चेंज हो जाता है होस्ट ऑर्गेनिज्म का और क्या हो जाएगा, इससे हमें यूजफुल प्रोडक्ट हमें मिलेगा, ठीक है। जैसे कि इसको क्रॉप एनहेंसमेंट में यूज किया गया था, ठीक है, मतलब क्या है, क्रॉप की क्वालिटी को बेटर बनाया गया, एग्रीकल्चर फील्ड में इसका यूज किया गया, ठीक है। बहुत सारी चीज़ें, बहुत सारी टेक्निक इससे डेवलप की गई मॉडिफिकेशन करके, ठीक है, ताकि आगे भाई पैथोजन रेसिस्टेंट हो जाए, एंटीबायोटिक रेसिस्टेंट हो जाए। तो ये सारी चीज़ें करने के लिए जेनेटिक इंजीनियरिंग की हेल्प ली गई और ये है प्रिंसिपल ऑफ बायोटेक्नोलॉजी। आई होप आप लोगों को ये अभी क्लियर हुआ है, ठीक है। अगर फिर भी आप लोगों को कोई डाउट है तो आप लोग कमेंट बॉक्स में लिखें, मैं उसका ज़रूर रिप्लाई दूंगी। सेकेंड नंबर पे है केमिकल इंजीनियरिंग।
कुछ यहाँ पे केमिकल्स का यूज़ किया जाता है। केमिकल्स का यूज़ किस वे में करते हैं, देखो मैं बताती हूँ आप लोगों को। यूज़ करेंगे ताकि हम लोगों को जो वांटेड ऑर्गेनिजम्स हैं, ठीक है, या फिर कुछ भी चीज़ हमें जो चाहिए वही हमें मिले, अनवांटेड चीज़ें हमें ना मिले। देखो क्या है, यहाँ पे कुछ केमिकल्स का यूज़ किया जाता है किस चीज़ के लिए, स्टेराइल कंडीशंस को मेंटेन करने के लिए, ठीक है। जैसे अल्कोहल का यूज़ किया जाता है किसके लिए, क्लीनिंग के लिए, ताकि वो कंटामिनेशन फ्री हो सके, ठीक है। अब यहाँ पे देखो कोई भी है, यहाँ पे ये बीकर है, अब यहाँ पे इसको क्लीन नहीं किया तो यहाँ पे अनवांटेड माइक्रोब्स आके यहाँ पे बैठ जाएंगे, ठीक है। अब अगर इसको यूज़ करेंगे हम लोग प्रोसेसिंग के अंदर तो क्या होगा, जो प्रोडक्ट हमें चाहिए वो हमें नहीं मिलेगा, या फिर अगर हमें मिलेगा तो उसके साथ साथ में अनवांटेड माइक्रोब्स भी मिलेंगे। लेकिन हम लोगों को ये चीज़ें नहीं चाहिए, तो हम लोग इसको सबसे पहले स्टेराइल करेंगे, ठीक है। हम लोग जो माइक्रोब्स हैं उनको किल करेंगे, ठीक है। उसके बाद में हम क्या करेंगे, उनको किल किया ताकि जो ग्रोथ है, डिजायर्ड माइक्रोब्स की जो ग्रोथ है उसी को बढ़ावा मिले, ठीक है। जो अनवांटेड है वो तो खत्म हो जाए और जो वांटेड है सिर्फ उसी की ग्रोथ देखने को मिले, राइट। इन अ यूकैरियोटिक cell in a large quantities for the manufacturing of biotechnological products like antibiotics, vaccines, enzyme, medicine, hormones। देखो स्टेराइल कंडीशंस को मेंटेन किया, सबसे पहली बात है। जब आप लोग केमिकल इंजीनियरिंग का लिखोगे तो आप लोग यही लिखोगे कि यहाँ पे मेंटेन किया जाता है स्टेराइल कंडीशंस को ताकि यहाँ पे माइक्रोबियल कॉन्टामिनेशन फ्री यहाँ पे एनवायरनमेंट को क्रिएट किया जा सके, राइट। इससे क्या हो जाएगा, दूसरा पॉइंट ये लिखना है, ताकि जो वांटेड माइक्रोब्स हैं या फिर डिजायर्ड माइक्रोब्स हैं उनकी ग्रोथ को ही बढ़ावा दिया जाए, ठीक है, उनकी ग्रोथ ही अच्छे से हो जाए, राइट। अब क्या है, हमें बहुत ज़्यादा क्वांटिटी के अंदर हमें प्रोडक्ट्स बनाने हैं, जैसे कि एंटीबायोटिक्स, राइट। जिसको बैक्टीरियल इन्फेक्शंस हो जाते हैं उनको एंटीबायोटिक्स दी जाती हैं ताकि डिफेंड हो सके बॉडी, ठीक है, और बैक्टीरियाज को मार सके। आप सब लोगों को पता है वैक्सीनेशन में वैक्सीन्स का यूज़ किया जाता है, टीका लगवाया जाता है, ठीक है, एंजाइम्स का यूज़ किया जाता है, मेडिसिन्स का, ये सब आप लोगों को पता है। ये सारी चीज़ें बनाई जाती है केमिकल इंजीनियरिंग की हेल्प से, राइट। ये दो चीज़ें थी। अब देखो कॉन्सेप्चुअल डेवलपमेंट ऑफ द प्रिंसिपल्स ऑफ जेनेटिक इंजीनियरिंग। कॉन्सेप्चुअल डेवलपमेंट क्या है, इसके पीछे कंसेप्ट क्या है। देखो इसमें तीन चीज़ें हैं। अगर आप टेक्निक्स की बात करते हो कि भाई जेनेटिक इंजीनियरिंग की हम लोग बात कर रहे थे, तो इसमें टेक्निक्स बेसिकली क्या क्या चीज़ें इसमें की जाती हैं। अच्छा, जेनेटिक इंजीनियरिंग, फादर ऑफ जेनेटिक इंजीनियरिंग आप लोग लिख लो, पॉल बर्ग, ठीक है, पॉल बर्ग फादर ऑफ जेनेटिक इंजीनियरिंग। ये फादर हैं जेनेटिक इंजीनियरिंग के, इनका बहुत इंपॉर्टेंट रोल है यहाँ पे, राइट। ये नाम आपको याद रखना है पॉल बर्ग का। फर्स्ट क्या था, क्रिएशन ऑफ रिकॉम्बिनेंट डीएनए। भाई रिकॉम्बिनेंट डीएनए बनाया गया। रिकॉम्बिनेंट का मतलब होता है, री का मतलब होता है अगेन, ठीक है, अगेन, और कॉम्बिनेंट का मतलब क्या होता है, कॉम्बिनेशन। दो डीएनए के सीक्वेंसेस को कंबाइन कर दिया। अब कंबाइन करने के बाद में जो नया डीएनए बना है उसको रिकॉम्बिनेंट डीएनए बोलते हैं। तो रिकॉम्बिनेंट डीएनए बनाए गए, कंबाइन किया गया, जो डिजायर टाइप था वो कंबाइन किया गया, ठीक है। सेकंड में है यूज ऑफ जीन क्लोनिंग। जिसको भी ये वर्ड नहीं पता है, जीन क्लोनिंग, देखो मैं बता देती हूँ। क्लोन्स बनाना, क्लोन्स क्या होती है, एग्जैक्ट कॉपीज होती हैं पेरेंट की, आप लोगों को पता है ना, क्लोन्स का मतलब यही होता है। अब जीन की क्लोनिंग कर रहे हैं तो जो हमारी डिजायर टाइप वाली है उसकी मल्टीपल कॉपीज बना देंगे। मल्टीपल कॉपीज का बनाना क्या हो जाएगा, जीन को क्लोन करना, जीन क्लोनिंग कहलाता है, ठीक है। थर्ड में हो जाएगा जीन का ट्रांसफर करना। अब जीन का ट्रांसफर करने के लिए भी व्हीकल की ज़रूरत होगी, और वो व्हीकल्स क्या होंगे, वो वेक्टर्स होंगे, प्लाज्मिड होंगे, ठीक है। PBR 322, देखो ये वर्ड आएगा नेक्स्ट वीडियो में, आप लोगों को मैं बताने वाली हूँ वेक्टर्स के बारे में, ठीक है। कॉम्पिटेंट होस्ट, वेक्टर्स, ये सारी चीज़ें हम लोग नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे फिर अब वेक्टर्स की ज़रूरत पड़ेगी ट्रांसफ़र करने के लिए, किसके अंदर, होस्ट के अंदर, ठीक है, होस्ट के अंदर ट्रांसफर करने के लिए। तो क्या है, तीन चीजें इंपॉर्टेंट थी, रिकॉम्बिनेंट डीएनए का क्रिएट करना, सेकंड यहाँ पे हो जाएगा जीन क्लोनिंग का यूज करना, थर्ड यहाँ पे हो जाएगा जीन का ट्रांसफर करना, राइट। रिकॉम्बिनेंट डीएनए आप सब लोग अब जान गए हैं, रिकॉम्बिनेंट डीएनए होता क्या है।
पीस ऑफ डीएनए दैट हैज बीन क्रिएट किया गया है बाय कंबाइनिंग एटलीस्ट 2 फ्रेगमेंट्स ऑफ द 2 डिफरेंट सोर्सेज। 2 डिफरेंट सोर्सेज को लाके कंबाइन कर दिया और ये चीजें कंबाइन होने के बाद में क्या कहलाएंगी, रिकॉम्बिनेंट डीएनए, राइट। अब देखो रिकॉम्बिनेंट डीएनए आप लोग बनाओगे, उससे पहले एक स्पेसिफिक लोकेशन की जरूरत पड़ेगी और वो क्या है, ऑरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन। ऑरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन क्या है, ये क्या है, इन अ क्रोमोसोम देयर इज अ स्पेसिफिक डीएनए सीक्वेंस। भाई क्रोमोसोम के अंदर एक स्पेसिफिक डीएनए की सीक्वेंस होती है जो कि रेप्लिकेशन के लिए चाहिए होती है हमें, रेप्लिकेशन, ठीक है। आप लोगों को जो डिजायर्ड चाहिए था आरडीएनए आप लोगों ने क्रिएट कर लिया। आरडीएनए क्रिएट करने के बाद में अब उसकी क्या करना है, मल्टीपल कॉपीज को प्रोड्यूस करना है और वो कैसे होगा, रेप्लिकेशन से होगा। तो रेप्लिकेशन क्रोमोसोम के अंदर एक ऐसी स्पेसिफिक डीएनए सीक्वेंस होती है जो कि रेप्लिकेशन का प्रोसेस जो है उसके लिए रिस्पॉन्सिबल होती है। अगर ऑरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन ही नहीं होगा तो रेप्लिकेशन नाम का जो ये प्रोसेस है ये नहीं हो पाएगा, उसके लिए तो ऑरिजिन की बहुत तगड़ी जरूरत पड़ेगी, ठीक है, इसके बिना पॉसिबल नहीं है। तो ऑरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन क्या है, एक स्पेसिफिक डीएनए की सीक्वेंस है, ठीक है। अब सेकंड यहाँ पे दूसरा वर्ड आता है जीन क्लोनिंग का। ये भी आप लोगों का क्लियर हो गया कि भाई मेकिंग मल्टीपल आइडेंटिकल कॉपीज ऑफ एनी डीएनए टेम्पलेट या फिर एनी टेम्पलेट डीएनए, कोई भी टेम्पलेट डीएनए उसकी बहुत सारी कॉपीज बनानी है तो उसके लिए जीन क्लोनिंग की जरूरत पड़ेगी, ठीक है। अब यहाँ से आपने थोड़ा सा डीएनए मतलब बहुत लिटिल अमाउंट में डीएनए लिया था, ठीक है, सपोज करें आप लोग, और आपको प्रोसेस में थोड़ी सी ज्यादा क्वांटिटी चाहिए, आपने थोड़ा सा लिया, यहाँ से आपने ये छोटा सा पोर्शन कट कर लिया, लेकिन आपको प्रोसेस जो है आपका आगे जो प्रोसेस होने वाला है उसके अंदर तो थोड़ी ज़्यादा अमाउंट चाहिए। तो आप लोग क्या करोगे, आप लोग उसकी जीन क्लोनिंग करा दोगे, आइडेंटिकल कॉपीज बना दोगे ताकि उसके बाद में आगे का प्रोसेस हो जाए, ठीक है। उसकी क्वांटिटी को ज़्यादा बनाने के लिए जीन की क्लोनिंग की जाती है बेसिकली, राइट। थर्ड नंबर पे है जीन का ट्रांसफर होना। इंट्रोड्यूस किया जाता है ओनली वन और अ सेट ऑफ डिजायर्ड जीन, या तो एक होगा या एक से ज़्यादा होगा, डिजायर्ड जीन होगा, ठीक है, विदाउट इंट्रोड्यूसिंग द अनडिजायरेबल जीन। अब सपोज करो आप लोगों को इसकी ज़रूरत है और इसकी ज़रूरत आप लोगों को नहीं है, ये है अनडिजायरेबल, ठीक है, और ये क्या है, डिजायरेबल टाइप है, आपको सिर्फ यही चाहिए, मतलब आपको सिर्फ यही चाहिए, ठीक है, ये वाला पार्ट आप लोगों को चाहिए, ये वाला नहीं चाहिए। तो आप लोग इसको इंट्रोड्यूस करोगे टारगेट ऑर्गेनिज्म में, जो ऑर्गेनिज्म में आपको डालना है रेप्लिकेशन के लिए, ठीक है। रेप्लिकेशन में डालोगे तभी तो बहुत सारी उसकी जो है कॉपीज बनेंगी, राइट। टारगेट ऑर्गेनिज्म में डालोगे किसको, डिजायर्ड टाइप को, वो हो जाएगा ट्रांसफर। बेसिकली जो डिजायर्ड टाइप है उसका ट्रांसफर कराना टारगेट ऑर्गेनिज्म के अंदर इज द जीन ट्रांसफर, ठीक है। किसी भी चीज का ट्रांसफर कराना आप यही बोलते हो ना, जैसे कोई भी चीज है आप ट्रांसफर करा रहे हो, जैसे कि लैपटॉप का आपने कहीं पे भेजा अपने फ्रेंड के पास में, तो आप उसको क्या बोलोगे एक नॉर्मल बेसिक लैंग्वेज में कि भाई उसका ट्रांसफर हो गया है, ठीक है, ये ऐसे ही बोलोगे ना, मतलब आप तो यही बोलोगे कि लैपटॉप मैंने उसको दे दिया है, लेकिन यहाँ पे ऐसे समझो कि लैपटॉप का ट्रांसफर हुआ है आपके फ्रेंड के पास में, ठीक है। तो ये हो जाएगा ट्रांसफर होना इनटू द टारगेट ऑर्गेनिज्म, राइट। अब देखो कंस्ट्रक्शन कैसे की गई फर्स्ट आर्टिफिशियल रिकॉम्बिनेंट डीएनए मॉलिक्यूल की। अब तक आप ये पढ़ रहे थे कि जो डीएनए मॉलिक्यूल है वो होता क्या है, भाई दो सीक्वेंसेस को जो भी नए डिफरेंट सोर्सेज से ली जाती हैं उनको कंबाइन कर देंगे, दैट इज रिकॉम्बिनेंट डीएनए। लेकिन कंस्ट्रक्शन कैसे हुई फर्स्ट आर्टिफिशियल डीएनए की, ये इंपॉर्टेंट है जानना आप लोगों के लिए। देखो स्टैनले कोहेन एंड द हर्बर्ट बॉयर 1972 में, इंपॉर्टेंट है, नाम याद रखना आप लोग ये, ठीक है। इन्होंने क्या किया, देखो इन्होंने पीस कट किया, ये होता है प्लाज्मिड, ये होती है सेल, ठीक है, ये होता है प्लाज्मिड, और ये होता है खुद का जेनेटिक मटेरियल सेल का, बैक्टीरियल सेल भी हो सकती है, कोई भी सेल हो सकती है, ठीक है, ये होता है प्लाज्मिड। अब प्लाज्मिड की डेफिनेशन भी मैं आप लोगों को बताऊंगी होती क्या है। देखो ये प्लाज्मिड है, यहाँ से क्या किया, डीएनए के पीस को कट कर लिया, ठीक है, डीएनए के पीस को कट कर लिया
और वो डीएनए के पीस में क्या था, उस डीएनए के पीस में था एंटीबायोटिक रेसिस्टेंट जीन। देखो एंटीबायोटिक्स का मतलब क्या होता है, जो भी बैक्टीरिया को किल कर दे वो एंटीबायोटिक्स होती हैं, ठीक है, उनके असर को, उनके अफेक्ट्स को कम कर दे वो एंटीबायोटिक्स होती है। अब रेसिस्टेंस का मतलब यहाँ पे क्या है, रेसिस्टेंस का मतलब होता है बचाव करना खुद का। मतलब अगर आप एंटीबायोटिक रेसिस्टेंट जीन है और वहां पे फिर आप क्या कर रहे हो, आप कोई भी केमिकल डाल रहे हो, तो उसको खत्म करना बहुत मुश्किल हो जाता है, ठीक है। एंटीबायोटिक रेसिस्टेंट जीन का मतलब क्या है, बेसिकली पहले आप समझो एंटीबायोटिक्स। एंटीबायोटिक्स क्या करेंगी, बैक्टीरिया को मार देगी, ठीक है, बैक्टीरिया मर जाएंगे। लेकिन जहाँ पे रेसिस्टेंट वर्ड आ गया मतलब वहाँ पे बैक्टीरिया आसानी से नहीं मरेंगे, ठीक है, बैक्टीरिया आसानी से मरेंगे नहीं। तो ये वाली कैपेबिलिटी भाई इस जीन के अंदर है, एंटीबायोटिक रेसिस्टेंट जीन है ये, ठीक है, आसानी से मरने वाली नहीं है ये जीन। किसकी है, साल्मोनेला टाइफीम्यूरियम, क्या है, टाइफॉइड कॉज करता है, ठीक है। साल्मोनेला टाइफीम्यूरियम की हमने क्या किया, इसकी एंटीबायोटिक रेसिस्टेंट जीन को हम लोगों ने यहाँ पे निकाल लिया है। देखो अब प्लाज्मिड की डेफिनेशन पहले एक सेकंड आप लोग समझ लो। ऑटोनोमसली रेप्लिकेटिंग सर्कुलर एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल डीएनए, क्रोमोसोम के साथ साथ में एक एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल डीएनए नाम की एक चीज होती है जो कि खुद से रेप्लिकेट करती रहती है, उसको प्लाज्मिड बोलते हैं, ठीक है। क्लियर हुआ, प्लाज्मिड का मतलब क्या है, पीछे मैंने आप लोगों को अभी बताया है ना, ये प्लाज्मिड है, ऑटोनोमसली रेप्लिकेटिंग सर्कुलर एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल डीएनए, राइट। अब देखो फिर से स्टार्ट करो, क्या किया था, कट किया था पीस ऑफ डीएनए विद द हेल्प ऑफ रेस्ट्रिक्शन एंजाइम, और वो डीएनए के पास में क्या थी, उसके पास में जीन थी जो कि एंटीबायोटिक रेसिस्टेंट थी, राइट। रेस्ट्रिक्शन एंजाइम बेसिकली कट करने का काम करते हैं, ठीक है। अगर आपको कोई चीज़ कट करनी है बायोलॉजी के अंदर, अगर आप लोगों को डीएनए का कोई भी सीक्वेंस कट करना है तो आप लोग रेस्ट्रिक्शन एंजाइम की हेल्प लेते हो, ठीक है, या फिर उसको मॉलिक्यूलर सीजर भी बोला जाता है। वैसे नॉर्मली सीजर्स यूज़ की जाती हैं घरों में, लेकिन अब यहाँ पे बायो की बात चल रही है, ठीक है। मॉलिक्यूलर लेवल पे अगर हम लोग देखें तो यहाँ पे जो सीजर यूज़ होती हैं उनको मॉलिक्यूलर सीजर बोला जाता है, और उनका नाम है रेस्ट्रिक्शन एंजाइम्स, राइट। कट किया, अब क्या किया, फॉरेन डीएनए लिंक्ड विद द प्लाज्मिड डीएनए, फॉरेन डीएनए का लिंक हो गया प्लाज्मिड डीएनए के साथ में। तो क्या किया, देखो यहाँ पे ये कोई डीएनए सीक्वेंस थी, ये प्लाज्मिड डीएनए है, राइट। अब यहाँ पे ये फॉरेन डीएनए आप लोगों ने क्या किया, यहाँ से कट कर लिया, यहाँ पे प्लाज्मिड को भी हमने रेस्ट्रिक्शन एंजाइम की हेल्प से कट किया, और यहाँ पे इसका हमने यहाँ पे ये लिंक कर दिया, ठीक है। तो यहाँ पे प्लाज्मिड प्लस द फॉरेन डीएनए, राइट। अब यहाँ पे ऐसा कुछ स्ट्रक्चर बना था, फॉरेन डीएनए हो गया, ये हो गया प्लाज्मिड। इतना समझ में आ रहा है ना आप लोगों को, प्लाज्मिड को कट किया रेस्ट्रिक्शन एंजाइम की हेल्प से, राइट। फॉरेन डीएनए, जो भी हम लोगों को डीएनए चाहिए उसको कट किया रेस्ट्रिक्शन एंजाइम की हेल्प से। अब कट करने के बाद में हम लोगों को यहाँ पे लाके पेस्ट करना है, मतलब यहाँ पे लाके हमें ज्वाइन करना है। ज्वाइन करने के लिए लगेगा डीएनए लाइगेज। लाइगेज क्या करता है, ज्वाइन कराने का काम करता है। यहाँ पे ये आके अब ज्वाइन हो गया, ठीक है। अब दो नई चीजें मिल गई हैं, एक तो प्लाज्मिड है और दूसरा क्या है, फॉरेन डीएनए है। तो भाई ये अब तैयार हो चुका है अपना रिकॉम्बिनेंट डीएनए, ठीक है। यहाँ पे कॉम्बिनेशन हुआ है दो चीजों का, ठीक है, तो ये रिकॉम्बिनेंट बन गया है। अब क्या होगा, इसके बाद में हमें वेक्टर्स की जरूरत पड़ेगी, ठीक है। वेक्टर्स क्या है, व्हीकल्स हैं। ट्रांसफर करने के लिए प्लाज्मिड डीएनए को दैट एक्ट एज वेक्टर, प्लाज्मिड डीएनए क्या करता है, यहाँ पे एक वेक्टर की तरह काम करता है, और अब इसको ट्रांसफर कर देंगे इस्चुरेशिया कोलाई में, ई कोलाई के अंदर, ठीक है। जो ये सारा है ना, यहाँ पे जो ये बना था लाइगेज एंजाइम की हेल्प से इसको ज्वाइन भी कर दिया था, ये हम ई कोलाई के अंदर अब ट्रांसफर कर देंगे, ठीक है। ई कोलाई के अंदर ट्रांसफर कर देंगे तो ऐसी बहुत सारी कॉपीज बन जाएंगी। तो ये अब हमें जो प्रोडक्ट चाहिए था वो अब हम लोगों को मिल चुका है, ठीक है। वो कोई भी एंटीबायोटिक हो सकती है, वो कोई भी वैक्सीन हो सकती है, ठीक है, या वो कोई भी हार्मोन हो सकता है। जैसे ही ई कोलाई में आप लोग डालोगे उसका फिर रेप्लिकेशन होगा इन द प्रेजेंस ऑफ डीएनए पॉलीमरेज एंजाइम। पॉलीमरेज एंजाइम क्या करेगा, न्यूक्लियोटाइड्स को ऐड करेगा, ठीक है। और यहाँ पे मल्टीपल कॉपीज बन गई हैं एंटीबायोटिक रेसिस्टेंट जीन की ई कोलाई के अंदर,
ठीक है, ई कोलाई के अंदर इसकी बहुत सारी कॉपीज बन गई है। अब यहाँ पे एंटीबायोटिक रेसिस्टेंट जीन लिया था। ये ऐसे ही वैक्सीन्स बनाई जाती हैं, हॉर्मोन्स बनाए जाते हैं, एंटीबायोटिक्स बनाई जाती हैं, ये सारी चीज़ें इसी सेम प्रोसेस से बनती हैं। तो कंस्ट्रक्शन पता चला यहाँ पे, जो फर्स्ट यहाँ पे जीन का ट्रांसफ़र किया था, जीन बनाई थी एंटीबायोटिक रेजिस्टेंट जीन, आप लोगों को अच्छे से क्लियर हुई गाइस। आई होप आप लोगों को अच्छे से समझ में आया है। फिर भी किसी को समझ में नहीं आया तो आप लोग ज़रा यहाँ पे ध्यान दो। फॉरेन डीएनए था, ठीक है, प्लाज्मिड था, हमने यहाँ पे इसको कट किया रेस्ट्रिक्शन एंजाइम की हेल्प से, जिसको मॉलिक्यूलर सीजर का नाम भी दिया जाता है, ठीक है। अब इनको कंबाइन किया लाइगेज की हेल्प से, ठीक है, ये बन गया रिकॉम्बिनेंट डीएनए। अब इसको होस्ट सेल के अंदर डाल देंगे। होस्ट सेल क्या है, यहाँ पे ई कोलाई है, ठीक है, ई कोलाई। अब ई कोलाई के अंदर हम लोगों ने डाल दिया भाई, यहाँ तक हम लोगों ने डाल दिया था। अब उसके बाद में हो जाएगी रेप्लिकेशन, रेप्लिकेशन हो जाएगी, ठीक है, रेप्लिकेट होगा, बहुत सारी कॉपीज बनाएगा, और कॉपीज बनाने के बाद में उसकी क्लोनिंग कर देंगे और बहुत सारी कॉपीज बनाने के लिए, क्योंकि बहुत बड़े लेवल पे ये काम चल रहा है, ठीक है, बहुत लार्ज अमाउंट में हम लोगों को ये चीज़ें चाहिए हैं, ठीक है। क्लोनिंग करके बहुत सारी मल्टीपल कॉपीज आप लोगों को मिल गई है। ये था पूरा प्रोसेस। अब यहाँ पे क्या था, एंटीबायोटिक रेसिस्टेंट जीन हम लोगों ने ली थी, ये ध्यान रखना आप लोगों को, राइट। चलिए, अब कुछ बेसिक स्टेप्स हैं जो जेनेटिकली मॉडिफाई करने के लिए किसी भी ऑर्गेनिज्म को बहुत सारा यूज़फुल, मतलब बहुत यूज़फुल होते हैं। वो बेसिक स्टेप्स क्या हैं वो एक बार समझो। देखो, 3 चीज़ें हैं इसमें। सबसे पहले आइडेंटिफाई करना डीएनए को विद द डिजायर्ड जीन। अब कोई भी ये डीएनए है, इसके अंदर हमें सपोज करो ये जीन चाहिए, तो हमने इस डीएनए को आइडेंटिफाई किया और जो इसके अंदर डिजायर्ड जीन है उसको हम लोगों ने आइडेंटिफाई किया, राइट। दूसरा है यहाँ पे इंट्रोड्यूस किया आइडेंटिफाइड डीएनए इनटू द होस्ट। अब ये डीएनए को उठा के हम लोगों को होस्ट के अंदर भी ट्रांसफर करना है, ठीक है, होस्ट के अंदर डालना है। तो इसका यहाँ पे क्या हो जाएगा, आइडेंटिफिकेशन हो गया और दूसरा इंट्रोडक्शन हो गया, ठीक है। अब तीसरी चीज क्या है, प्रोजेनी के अंदर इसका ट्रांसफर होना है, राइट। आगे चल के प्रोजेनी में तो ट्रांसफर होगा ना इसका, तो क्या करना है, उसका मेंटेनेंस भी देखना पड़ेगा कि भाई बीच में कोई गड़बड़ तो नहीं हो रही है। तो मेंटेनेंस ऑफ द इंट्रोड्यूस डीएनए, जो डीएनए इंट्रोड्यूस किया है होस्ट के अंदर, ये क्या है, डीएनए है, ठीक है, जो हमें डिजायर टाइप का चाहिए था, होस्ट में डाला है, इंट्रोड्यूस किया है, ट्रांसफर किया है, ताकि उसकी बहुत सारी प्रोजेनिस हम लोगों को मिल सके। तो उसका प्रॉपर केयर, मेंटेनेंस होनी बहुत ज़रूरी है। 3 चीज़ें समझ में आया। आइडेंटिफिकेशन होना ज़रूरी है कि किसके पास में डिज़ायर्ड जीन है, उसको फिर आप लोग क्या करोगे, आप लोग इंट्रोड्यूस कर दोगे उसको होस्ट के अंदर, फिर उसको मेंटेनेंस की ज़रूरत पड़ेगी, उसको टेक केयर की ज़रूरत पड़ेगी, ठीक है, ताकि वो प्रोजेनिस को आगे बना सके और वो हमें डिज़ायर्ड टाइप की मिले। ये 3 बेसिक स्टेप्स थे, राइट। अब इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं यहाँ पे, ये इंपॉर्टेंट प्रोसेस चलेगा, मतलब इंपॉर्टेंट है, जो भी आगे पढ़ने वाले हैं वो सब इंपॉर्टेंट है। पीछे डेफिनेशंस वगैरह भी इंपॉर्टेंट थी और बहुत अच्छे तरीके से आप लोगों को समझाई है गाइज। अगर आप लोगों को अच्छा लग रहा है, लाइक करें प्लीज़, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। बायोस्टडी फैमिली का जितना हो सके आप लोग और लोगों को भी इसका हिस्सा बनाएं, राइट। टूल्स ऑफ रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी, भाई क्या क्या टूल्स की ज़रूरत पड़ती है अगर रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी का हमें यूज़ करना है। सपोज करो आप लोगों को बायोटेक्नोलॉजिस्ट बनना है आगे चल के, ठीक है, आप लोगों को वैक्सीन्स बनानी है, आप लोगों को हॉर्मोन्स का नई नई चीज़ें आप लोगों को बनानी है, ठीक है, प्रोड्यूस करनी है। तो आप लोगों को क्या क्या टूल्स की ज़रूरत पड़ेगी, आप लोगों को सीखना क्या है। सबसे पहला है यहाँ पे आप लोगों को 5 चीज़ें ध्यान देनी है, ठीक है, बहुत इजी है, 5 चीज़ें आप लोगों को पढ़नी है। रेस्ट्रिक्शन एंजाइम सबसे पहले हम लोग पढ़ेंगे, आज हम लोग यही चीज़ पढ़ने वाले हैं, रेस्ट्रिक्शन एंजाइम। पॉलीमरेज एंजाइम, बेसिकली ये एंजाइम की कैटेगरी आ गई, एंजाइम्स, ठीक है। तीसरा है लाइगेज, ये भी क्या है, एंजाइम्स है। तो ये 3 चीज़ें किसके अंदर आ गई, एंजाइम्स के अंदर, राइट। ये तो है सिर्फ एंजाइम्स की बात। अब उसके बाद में वेक्टर, मतलब व्हीकल्स की बात चल रही है, मतलब किसी चीज़ को लेके आप लोग ट्रांसफ़र भी तो करने वाले हो ना, तो यहाँ पे ट्रांसफरिंग का काम होगा और ट्रांसफ़र का काम कौन करता है, वेक्टर करता है। तो क्लोनिंग वेक्टर्स, ठीक है, तीसरा वर्ड आप लोगों को याद रखना है, क्लोनिंग वेक्टर।
ये फोर्थ नंबर पे था क्लोनिंग वेक्टर वाला, थर्ड पे लाइगेज था जो कि एंजाइम की कैटेगरी में डाला है हम लोगों ने, राइट। फोर्थ पे है क्लोनिंग वेक्टर और फिफ्थ पे है कॉम्पिटेंट होस्ट, जिस होस्ट के अंदर ट्रांसफर किया गया है, जैसे कि इकोलाई हो गया, कोई भी बैक्टीरिया हो गया जो कि जिसका रेप्लिकेशन टाइम कम हो, जो बहुत सारी कॉपीज को बना सके, ठीक है, और बहुत एफिशिएंट हो, ठीक है, ज़्यादा सिरदर्दी ना लगे उसके अंदर। कॉम्पिटेंट होस्ट, किसी अच्छे से होस्ट की ज़रूरत पड़ेगी। तो ये 5 चीज़ें आप लोगों की को जो याद रखनी है, ठीक है। देखो रेस्ट्रिक्शन एंजाइम मॉलिक्यूलर सीजर बोला जाता है इनको, ठीक है। ये क्लीविंग एंजाइम होते हैं। क्लीव करना मतलब क्या होता है? कट करना। ये कटिंग एंजाइम्स है, मतलब ये काट देते हैं, ठीक है। दीज एंजाइम्स आर यूज टू ब्रेक द डीएनए मॉलिक्यूल। कोई भी डीएनए मॉलिक्यूल है, बीच में से इसको ब्रेक करना है तो किसकी जरूरत पड़ेगी? रेस्ट्रिक्शन एंजाइम्स की, क्योंकि ये कटिंग करने में काम करते हैं, ठीक है। ये बेसिकली 3 टाइप के होते हैं। इंपॉर्टेंट है गाइस, ध्यान से सुनो आप लोग। एक्सोन्यूक्लिएज, एंडोन्यूक्लिएज, रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लिएज, 3 नाम है यहाँ पे, कंफ्यूज बिल्कुल भी नहीं होना है। एक्सोन्यूक्लिएज, एंडोन्यूक्लिएज, रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लिएज, ठीक है। एक्सो का मतलब क्या होता है? आउटर, जो बाहर से कट कर दे, ठीक है, जो बाहर से कट कर दे। एंडो का मतलब क्या है? जो बीच से कट करे। सपोज करो यहाँ से कट लगा है तो जो बीच से कट करेगा वो एंडोन्यूक्लियस होगा। और रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस क्या करता है वो भी मैं आगे बताऊंगी। ये इंपॉर्टेंट है, ये लास्ट में मैं आप लोगों को बताऊंगी। पहले यही चीजें क्लियर करो आप लोग अपनी। एक्सो का मतलब जो बाहर से कट करे, एंडो का मतलब क्या है? जो अंदर से कट करे, ठीक है, ये समझो पहले। एक्सो न्यूक्लियस की डेफिनेशन अगर आप लोगों से पूछी जाती है तो आप लोग लिखेंगे कि भाई ये रिमूव करता है न्यूक्लियोटाइड्स को। डीएनए की सीक्वेंस में क्या है? न्यूक्लियोटाइड्स हैं, ठीक है। पॉलीन्यूक्लियोटाइड्स मिलके क्या बनाती है? डीएनए की सीक्वेंस बनाती है। अब ये रिमूव करेगा न्यूक्लियोटाइड्स को फ्रॉम द टर्मिनल एंड। कहाँ से रिमूव करेगा? या तो ये इस एंड से रिमूव कर देगा या फिर ये इस एंड से रिमूव कर देगा। मतलब टर्मिनल एंड से अगर रिमूव करने का काम चल रहा है तो वो फिर होगा एक्सोन्यूक्लियस, ठीक है। 5' to 3' डायरेक्शन, कोई भी डायरेक्शन में ये काम कर सकता है। 5' में भी चल सकता है, 3' में भी चल सकता है, ठीक है। बस टर्मिनल एंड्स को कट करना चाहिए। अब दूसरी खास बात क्या है इसकी? दे एक्ट ऑन अ सिंगल स्ट्रैंडेड डीएनए, मतलब सिंगल स्ट्रैंड डीएनए पे ही काम करेगा। ये कहता है कि भाई मैं सिंगल स्ट्रैंड डीएनए पे ही काम करूंगा, डबल पे मैं करूंगा ही नहीं। तो एक्सो के केस में क्या याद रखना है? सिंगल स्ट्रैंडेड डीएनए, ठीक है। आरएनए को ये कट नहीं करता, दे डू नॉट कट आरएनए। एक्सोन्यूक्लियस की बात आई, टर्मिनल एंड के न्यूक्लियोटाइड्स को रिमूव कर देगा। 5' to 3' कोई भी डायरेक्शन में चल सकता है। आरएनए को कट नहीं करता है, डीएनए को ही कट करता है। डीएनए को भी ये सिंगल स्ट्रैंड डीएनए को ही वहां पे जाके ये काम करेगा और कट कर देगा। जैसे देखो ये आप लोग एक सीक्वेंस देख रहे हो, 5' to 3', 3' to 5'। ये यहाँ पे कुछ न्यूक्लियोटाइड्स हैं। अब क्या किया? देखो यहाँ से सिंगल स्ट्रैंड डीएनए, ठीक है। डबल स्ट्रैंड्स होते हैं तो एक स्ट्रैंड के यहाँ पे ये टर्मिनल एंड पे ये कट किया है और ये अलग हो गया है, ठीक है। टर्मिनल एंड से देखो ये दूसरे वाला इसके साथ में ही जुड़ा हुआ है, लेकिन यहाँ से टर्मिनल एंड से कट हो गया। अगर यहाँ से आप लोग कट करोगे तो क्या हो जाएगा? यहाँ से कट हो जाएगा ये, ठीक है, 3' to 5'। ओके, ये ऐसे करके टर्मिनल एंड्स पे काम करता है। एंडोन्यूक्लियस क्या करेगा? एंडोन्यूक्लियस रिमूव करेगा न्यूक्लियोटाइड्स को फ्रॉम अ स्पेसिफिक पोजीशन विद इन द डीएनए। भाई या तो डीएनए के बीच में से कट कर देगा वो, ठीक है, टर्मिनल एंड को छोड़ के कहीं से भी कट करेगा। ये स्पेसिफिक पोजीशन से कट करेगा, जो टर्मिनल एंड्स हैं उसको छोड़ के ये बीच में कट करेगा, ठीक है। टर्मिनल एंड को छोड़ के ये बीच में से कट करेगा। तो बेसिकली जो मिडल में से कट करे एंडोन्यूक्लियस, राइट। अब ये क्या करता है? क्लीव करता है वन स्ट्रैंड और द बोथ स्ट्रैंड। एक स्ट्रैंड को भी क्लीव कर देगा, जैसे यहाँ पे एग्जांपल दिया हुआ है, यहाँ पे एक ही स्ट्रैंड को कट किया है और वो भी बीच में से किया है, तो ये हो गया एंडो, राइट, क्योंकि मिडल में से कट किया है। अब दूसरा क्या है? डबल स्ट्रैंड में भी हो सकता है, जैसे यहाँ पे ये बिल्कुल ही अलग कर दिया इसने स्ट्रैंड को। यहाँ पे कुछ ऐसा है और यहाँ पे कुछ ऐसा है, राइट, बिल्कुल बीच में से कट कर दिया। तो डबल स्ट्रैंड को भी कट कर देगा, सिंगल स्ट्रैंड को भी। और ये आरएनए को भी कट कर देता है, जबकि एक्सोन्यूक्लियस आरएनए को कट नहीं करता है,
ठीक है, ये चीज़ आप लोगों को ध्यान देनी है। अच्छा, थर्ड नंबर पे मोस्ट इंपॉर्टेंट है, बहुत कंफ्यूज होते हैं इसमें स्टूडेंट्स, रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियेज। देखो इसके बारे में पहले थोड़ा सा पढ़ो आप लोग, क्या है, इनको मॉलिक्यूलर सीजर के नाम से जाना जाता है। ये आइसोलेट किया था फर्स्ट टाइम किसने किया, डब्ल्यू आर्बर ने 1962 में इसको सबसे पहले आइसोलेट किया बैक्टीरिया के अंदर से, ठीक है, डब्ल्यू आर्बर। ठीक है, अब ये क्या करता है, ये रिकॉग्नाइज करता है बेस सीक्वेंस को एट द पैलिंड्रोम साइट्स इन द डीएनए ड्यूप्लेक्स। मैं आप लोगों को बोल रही थी कि मैं ये आप लोगों को लास्ट में समझाऊंगी, क्योंकि देखो उसमें क्या था, उसमें टर्मिनल एंड था, मिडल था, लेकिन यहाँ पे क्या है, ये सबसे पहले तो रिकॉग्नाइज करेगा कि भाई पैलिंड्रोमिक सीक्वेंसेस कहाँ पे है। अब आप लोगों को जिसको भी नहीं पता पैलिंड्रोमिक सीक्वेंस क्या होती हैं, देखो पैलिंड्रोम्स क्या होते हैं, पैलिंड्रोमिक सीक्वेंस वो सीक्वेंस जो कि बैकवर्ड और फॉरवर्ड डायरेक्शन दोनों में सेम रीड की जाए, जैसे कि नितिन, NITIN, अगर आप इसको ऐसे देखते हो तो भी नितिन है, अगर ऐसे रीड करोगे तो NITIN, ऐसे भी ये नितिन ही पढ़ा जाएगा। ठीक है, दूसरा एग्जाम्पल है मैडम, MADAM, ऐसे रीड करोगे तो भी MADAM, तो ये हो जाएगी पैलिंड्रोमिक सीक्वेंस। अगर पैलिंड्रोमिक सीक्वेंस की डेफिनेशन आती है तो आप लोग इसमें लिखोगे कि वो सीक्वेंसेस जो बैकवर्ड और फॉरवर्ड डायरेक्शन दोनों में सेम रीड की जाएं, वो होती है पैलिंड्रोमिक सीक्वेंस। एग्जाम्पल लिखोगे जैसे नितिन और मैडम का, ठीक है। तीसरा एग्जाम्पल मलयालम का भी लिख सकते हो इसमें, राइट। फिर उसको कट करेगा, पहले रिकॉग्नाइज किया पैलिंड्रोमिक सीक्वेंस की साइट कहाँ पे है, ठीक है, डीएनए ड्यूप्लेक्स के अंदर, फिर उसको कट करेगा। अब क्या है, दे सिंगल स्ट्रैंडेड फ्री एंड्स आर स्टिकी एंड्स। अब क्या है, देखो ये स्टिकी एंड्स छोड़ देते हैं, दो चीजें होती है, एक होता है स्टिकी एंड्स, एक होता है ब्लंट एंड्स। देखो आप लोग थोड़ा सा यहाँ पे ध्यान देना, सपोज करो यहाँ पे कोई भी एक सीक्वेंस ली गई है GAATC, ठीक है, कोई भी एक यहाँ पे सीक्वेंस ली गई है CTAAG, कोई भी एक यहाँ पे कुछ भी सीक्वेंस ली गई है, अगर वो इसको ऐसे कट करता है तो ये हो जाएगा स्टिकी एंड्स, ये हो जाएगा स्टिकी एंड्स, ठीक है। स्टिकी एंड्स मतलब क्या है, अब ये वापस से दोबारा ज्वाइन हो सकते हैं। ब्लंट एंड्स का मतलब क्या होता है, ब्लंट एंड्स का मतलब ये होता है गाइस कि यहाँ पे ऐसे कुछ करके कट लगेगा, ठीक है, ऐसे कुछ कट लगेगा, मतलब इक्वल पोर्शन में ही होंगे दोनों, ऐसे करके बीच में से जो कट लगेगा वो हो जाएगा ब्लंट एंड्स, ब्लंट एंड्स, ठीक है। स्टिकी एंड्स का मतलब ये होता है जो ऐसे करके डायरेक्शन में कटे, और ब्लंट एंड्स का मतलब क्या होता है, जो ऐसे मिडल में से कट जाए, राइट। ये दो चीजें थी। जैसे कि यहाँ पे एक सीक्वेंस दी गई है पैलिंड्रोमिक सीक्वेंस GAATTC, ठीक है, 5' to 3', अगर हम इसको बैकवर्ड डायरेक्शन से रीड करना शुरू करेंगे तो GAATTC, ठीक है, सेम है जैसे कि मैडम का एग्जाम्पल दिया था MADAM, रीड कर लो इस डायरेक्शन में भी, इसमें भी नितिन का एग्जाम्पल दिया था, ठीक है, ये पैलिंड्रोमिक सीक्वेंस है। देखो अब क्या हो जाएगा, नोमेनक्लेचर ऑफ द रेस्ट्रिक्शन एंजाइम। अच्छा, रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस क्या करेगा, इस सीक्वेंस को देखेगा और फिर क्या कर देगा, यहां से कट लगा देगा, ठीक है, यहां से कट लगा देगा। अब कट लगाने के बाद में क्या हो जाएगा गाइस, स्टिकी एंड्स प्रोड्यूस हो जाएंगे, ठीक है, ऐसे करके कट लगेगा और ये क्या प्रोड्यूस करेंगे, स्टिकी एंड्स, स्टिकी एंड्स। तो ये हो जाता है रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस, ठीक है, जो कि पैलिंड्रोमिक सीक्वेंस को ही कट करेंगे। इसके बाद में है नोमेनक्लेचर ऑफ द रेस्ट्रिक्शन एंजाइम। रेस्ट्रिक्शन एंजाइम जो है उनका भी अलग से नोमेनक्लेचर दिया गया है। एग्जाम्पल है EcoR1, EcoR1, देखो ये चीजें यहाँ पे लिखी हुई हैं, इसका मतलब क्या है, इसमें 3-4 चीजें दी जाती हैं। देखो इसमें जीनस नेम बताना होता है, स्पीशीज नेम बताना होता है, ठीक है, स्ट्रेन का नेम बताना होता है और एंजाइम का, ये 4 चीजें दी जाती हैं। कोई भी चीज का आप लोग नोमेनक्लेचर देते हो तो आप बताते हो कौन सी जीनस से बिलोंग करता है, कौन सी स्पीशीज से बिलोंग करता है, कौन सी क्लास होती है उसकी, तो यही चीजें हैं इसके नोमेनक्लेचर में। ई जो है इस्चरेशिया, ठीक है, ई कोलाई के अंदर जो ये ई है कैपिटल लेटर में लिखा गया है, ये होता है जीनस नेम। इस्चरेशिया जो है वो जीनस नेम कहलाता है।
को जो है इसमें कोलाई को डिनोट करता है, और ये क्या है, स्पीशीज नेम। तो स्पीशीज नेम क्या हो जाएगा, कोलाई, और स्टीरेशिया नाम हो जाएगा जीनस। ठीक है। आर जो है इसके अंदर, आर क्या है, ये स्ट्रेन टाइप है, तो इसमें क्या हो जाएगा, इको आर 13। ठीक है, इको आर वाई 13। तो इसको ऐसे कुछ लिखा जाएगा, अगर आप लोग इसको अच्छे से लिखते हो, आर वाई 13। ठीक है। आर जो है स्ट्रेन हो जाएगा कि भाई कौन सा स्ट्रेन है, क्या सीरोटाइप लिया है इसका, वो स्ट्रेन डिनोट करेगा आर को। ठीक है। और जो ये आई है, ये जो 1 है, नंबर जो दिया गया है इको R1, ऐसे है ना, इको R1, इको R1। ठीक है। तो ये जो 1 है, ये 1 क्या कहलाता है, ये 1 एंजाइम है, ये इसकी क्लास को डिनोट करता है कि रेस्ट्रिक्शन एंजाइम 1 टाइप है, रेस्ट्रिक्शन एंजाइम 2 टाइप है, 3 टाइप है। तो बेसिकली 3 टाइप के होते हैं। ठीक है। जैसे इको R1 है यहाँ पे, इको R सेकेंड, इको R सेकेंड में क्या हो जाएगा, सेकेंड एंजाइम होगा। ठीक है। अब जैसे एक और एग्जाम्पल है हिंड थर्ड, यहाँ पे लिखती हूँ मैं आप लोगों को और अच्छे से समझाने के लिए, हिंड थर्ड। ठीक है, ऐसा कुछ लिखा जाता है ना, हिंड थर्ड एग्जाम्पल है, ये भी नोमेनक्लेचर का ही। देखो यहाँ पे क्या हो जाएगा, यहाँ पे भी यही सेम चीजें चलेंगी। हीमोफिलस क्या है, जीनस नेम है, एच स्टैंड फॉर हीमोफिलस, आई स्टैंड फॉर इन्फ्लुएंजा जो कि स्पीशीज नेम है। ठीक है, जो कि स्पीशीज नेम है। अब ये क्या हो जाएगा, ये यहाँ पे डी क्या है, यहाँ पे स्ट्रेन है, डी यहाँ पे स्ट्रेन है, और थर्ड यहाँ पे क्या है, थर्ड एंजाइम है। तो ऐसे करके इसका नाम दिया गया है हिंड थर्ड। तो बेसिकली 3 टाइप के एंजाइम होते हैं। डी क्या है यहाँ पे, डी यहाँ पे स्ट्रेन को डिनोट कर रहा है। ठीक है, जो जिसको सीरोटाइप बोला गया है। तो ये चीजें हैं गाइस नोमेनक्लेचर के अंदर। जीनस नेम याद रखोगे, स्पीशीज नेम याद रखोगे, थर्ड पे स्ट्रेन है और फोर्थ पे एंजाइम है, कहाँ से ये आइसोलेट किया गया है। तो ये है बेसिकली, आप लोगों को इको R1 का ही याद रखना अच्छे से। ठीक है, इस्चेरेशिया कोलाई स्ट्रेन, और लास्ट में 1 जो है वो एंजाइम को डिनोट कर रहा है। फंक्शनिंग क्या है रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस की, एंडोन्यूक्लियस के बारे में पढ़ा, कैसे कट करता है, उसके नोमेनक्लेचर के बारे में पढ़ा। अब फंक्शनिंग थोड़ी सी पढ़ो क्या है। देखो ये प्रोटेक्ट करता है बैक्टीरिया को, बैक्टीरियल डीएनए को अगेंस्ट द फॉरेन डीएनए। अब बैक्टीरिया का खुद का डीएनए है, ठीक है, बैक्टीरिया का खुद का डीएनए, और यहाँ पे फॉरेन डीएनए था प्लाज्मिड के अंदर। तो ये प्रोटेक्ट करेगा बैक्टीरियल डीएनए को फॉरेन डीएनए के अगेंस्ट में, राइट। दूसरा है मॉडिफिकेशन एंजाइम। इसके अंदर मॉडिफिकेशन एंजाइम्स होते हैं जो कि मिथाइल ग्रुप को ऐड कर देते हैं। अब मिथाइल ग्रुप ऐड, जानते हो क्या होता है, मिथाइल ग्रुप अगर ऐड हुआ है तो क्या होगा, अब यहाँ पे कट करने की जो टेंडेंसी है वो नहीं रह पाएगी। मतलब मिथाइल ग्रुप ऐड होते ही क्या हो जाएगा, वो रिकॉग्नाइज कर नहीं पाएगा, और क्या करेगा, कट भी नहीं हो पाएगा डीएनए। ठीक है, तो दूसरी चीजें क्या है, डीएनए कट नहीं हो पाएगा क्योंकि यहाँ पे मिथाइल ग्रुप ऐड हो गया मिथाइलेशन मॉडिफिकेशन एंजाइम की हेल्प से। ठीक है, देखो फर्स्ट चीज थी, आप लोग बिल्कुल भी कंफ्यूज ना हो, पहली चीज थी कि बैक्टीरियल डीएनए को प्रोटेक्ट करता है फॉरेन डीएनए के अगेंस्ट में। दूसरी चीजें है मॉडिफिकेशन एंजाइम, ये मॉडिफिकेशन एंजाइम की तरह काम करता है, मिथाइल ग्रुप को ये ऐड कर देगा, मिथाइल ग्रुप ऐड हो जाएगा तो फिर डीएनए को रिकॉग्नाइज नहीं कर पाएगा, और डीएनए रिकॉग्नाइज नहीं हो पाएगा तो कट कैसे होगा। ठीक है, तो यहाँ पे फिर कट भी नहीं हो पाएगा। ठीक है, फेज टू रिकॉग्नाइज एंड कुड नॉट कट द डीएनए, राइट। उसके बाद में है गाइस जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस। यहाँ पे मैं थोड़ा सा आप लोगों को बताती हूँ, आज का ये लास्ट है, थोड़ा सा आप लोगों की चीज़ें मैं रिवाइज करा देती हूँ। टूल्स हम लोगों ने पढ़े हैं जिसमें रेस्ट्रिक्शन के बारे में, रेस्ट्रिक्शन एंजाइम्स के बारे में हम लोगों ने पढ़ा है। कल हम लोग क्लोनिंग वेक्टर्स के बारे में पढ़ेंगे, कल की वीडियो भी बहुत इंपॉर्टेंट होने वाली है। अच्छा, जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस क्या करता है, देखो डीएनए के फ्रेगमेंट्स को कट किया, अब डीएनए के फ्रेगमेंट कट हो गए हैं। ठीक है, जैसे डीएनए क्या कर दिया, डीएनएस डाल दिया, एंजाइम डाल दिए, कट हो गया, तो बहुत सारे यहाँ पे डीएनए के यहाँ पे ये पड़े हुए हैं सीक्वेंसेस। ठीक है, जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस जो है एक ऐसी टेक्निक होती है गाइस जिसके अंदर अगारोस जेल को यूज किया जाता है, ताकि क्या हो, ताकि यहाँ पे लाइटर बैंड, डार्क बैंड, डार्क बैंड, डार्क बैंड, लाइटर बैंड, मतलब जो भी बड़े बैंड हैं वो एक तरफ हो जाएं, जो छोटे बैंड्स हैं वो एक तरफ हो जाएं। तो बेसिकली डीएनए के जो ये फ्रेगमेंट्स होते हैं इनको आइसोलेट करने के लिए, सेपरेट करने के लिए जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस का यूज़ किया जाता है। ठीक है, कल ये टेक्निक मैं एक बार फिर अच्छे से बताने वाली हूँ, तो कल की वीडियो को आप लोगों को ज़रूर देखना है गाइज। आप लोगों को ये चीज़ें रिवाइज करनी है। कल मिलते हैं, बाय।